गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अम्ल तथा क्षार से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अम्लराज एक अम्ल है जो कि HCl तथा HNO3 का मिश्रण है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाता है? HCl कहने का मतलब हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 कहने का मतलब हुआ नाइट्रिक एसिड। इस दोनों को मिला करके एक अम्लराज बनाया जाता है जिसको हम इंग्लिश में एक्वारिजिया कहते हैं। तो इसको किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा आपको ये सी 3.1। 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड को मिला करके हम लोग बनाते हैं। और इसके साथ एक चीज़ आप लोग यह जान लीजिए कि यह अम्लराज जो होता है बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है। यह जो अम्ल होता है कि यह अधिकांशतः जितने भी मेटल्स होते हैं वो सबको क्या करता है, डिज़ोल्व कर लेता है। यहाँ तक कि प्लेटिनम को डिज़ोल्व कर लेता है। आप लोग सुने होंगे कि जब आप सुनार के यहाँ जाते हैं अपना सोना चांदी दिखवाने के लिए, तो सुनार आपके साथ कभी कभी का ऑफ़र रखता है, कहता है लाइए बहन जी, हम आपका जो है ना सोना थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, आपका गंदा हो गया है, अब मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा, फ्री में आपको कर दूँगा। आप लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और आप लोग दे देते हैं उसको, ठीक है। जब वो आप दे देते हैं तो उसको क्या करता है, उसको अम्लराज में डुबा देता है। उससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा सोना जो है आपको डिज़ोल्व कर लेता है और इस बहाने जो है आपको वो साफ़ करके तो दे देता है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोना डिज़ोल्व हो जाता है और फिर उसको वो एक्सट्रैक्ट करके फिर मार्केट में बेच लेता है। इस तरह से आपका सोना नुकसान हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी इस तरह के ऑफ़र आएँ तो इससे आप लोग बचेंगे ज़रूर। मेरा एक यहाँ बताने का बहुत अच्छा एक मकसद ये भी है, ठीक है। आजकल बहुत इस तरह से चलता है, फ्री में कह करके आपको ठगने का प्रयास करेगा। कभी भी बिल्कुल ना दे, फिर बाद में यदि कहेगा देखिए मैं आपके साथ कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आपको बस आपकी भलाई कर रहा हूँ, आपको मैं वेट करके दे दूँगा। फिर आपको वेट करेगा तो कहेगा थोड़ा सा कम हो रहा है। अरे वो तो थोड़ा सा कम इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें से गंदगी निकली है ना, इस कारण से थोड़ा कम हो गया। लेकिन वो ऐसा आपको धोखा दे रहा है और आपका क्या अधिकांश कुछ में से कुछ हिस्सा आपका सोना निकाल लिया, उसको बाद में एक्सट्रैक्ट करके वो अपना फ़ायदा कमा लिया। इसलिए कभी भी झांसे में नहीं आएंगे, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा आघातवर्धिता तथा तन्यता पाई जाती है। तो कौन सा वह मेटल? आघातवर्धिता और तन्यता का मतलब क्या होता है? आघातवर्धिता करने का मतलब पीट पीट करके जिसको हम लोग सीट बना सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं, और खींच खींच करके जिसको हम लोग लंबा बना सकते हैं, पतली तार खींच सकते हैं। तो किस प्रकार के धातु में यह गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन है सोना, चांदी, कॉपर, जस्ता। तो यह जो गुण होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह सोना में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका सोना, दूसरा उत्तर। देखिए, आप लोग पढ़े होइएगा कि रदरफोर्ड ने सोने की पत्थर ली थी, इसी कारण से लिया था। उन्हें मालूम था कि उन्हें सोने की पतली पत्थर चाहिए थी और उन्हें पता था कि सोना जो है सबसे ज़्यादा जो है यह मेलिएबल है, इसको पीट पीट करके हम लोग पतला बना सकते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड ने सोने का प्रयोग किया था और इस प्रयोग करके अल्फ़ा किरण का बम्बार्डमेंट करवाया और न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। तो ये आप लोग ये याद रखेंगे कि सोना जो होता है सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है और सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी पाई जाती है। तो मेलिएबिलिटी का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बता रहे हैं ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे को परेशानी ना हो, ठीक है। तो मेलिएबिलिटी का मतलब होता है जिसको हम लोग पीट पीट करके पतली सीट बना सकते, और तन्यता जिसको इंग्लिश में डक्टिलिटी कहते हैं, खींच खींच करके लंबा किया जा सके, ठीक है, वायर जिसका हम लोग बना सके, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो गुण पाया जाता है सोना है। तो देखिए, चांदी में, कॉपर, इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा कह रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्लियर है? आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? अब देखिए, इनमें से किसे हवा के संपर्क में नहीं रखा जा सकता? देखिए, हवा के संपर्क में, एयर के संपर्क में हम नहीं रख सकते। ऑप्शन है सोडियम, पोटासियम, ए तथा बी, डी में है कॉपर। तो देखिए, हवा के संपर्क की बात हो रही है, हवा के संपर्क में। तो हवा का संपर्क कहने का मतलब यह हो गया कि वैसा धातु हवा के संपर्क में आकर के कुछ प्रतिक्रिया कर लेता है बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो इसको हम हवा में नहीं रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए तथा बी, सोडियम और पोटासियम, क्योंकि सोडियम और पोटासियम अधिक क्रियाशील धातु होता है, ठीक है।
बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है, इसलिए इसको हम लोग हवा के संपर्क में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यह धातु, इसके बारे में आप ये भी जान सकते हैं कि यह धातु को ना हवा के संपर्क में रखा जा सकता है ना कि पानी में। दोनों में यह है ना, पानी में तो ये काफ़ी तेज़ी से ये प्रतिक्रिया करता है, यहाँ तक कि आग भी लग जाती है पानी में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग हवा के संपर्क में नहीं रखते हैं। ठीक है, उसको जो है हम लोग क्या रखते हैं, उसको हम लोग केरोसिन ऑयल के अंदर इसको डुबा के रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर सही जवाब क्या होगा आपका, ए तथा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन हवा के साथ तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। देखिए हवा के साथ तेज़ी से प्रतिक्रिया, पोटेशियम, फास्फोरस, दोनों, प्लेटिनम। तो देखिए इसका सही जवाब होगा दोनों, ए तथा बी। पोटेशियम तो अभी बताया कि पोटेशियम क्रियाशील धातु होता है। यह फास्फोरस जो है एक प्रकार का नॉन मेटल है, यह जो है अधातु है। फास्फोरस क्या है, अधातु है। ये श्वेत फास्फोरस जो है हवा के संपर्क में जब आता है तो उसमें आग पकड़ लेती है। ठीक है ना, आपने दो प्रकार के फास्फोरस के बारे में आपको पढ़ना है, एक होता है श्वेत फास्फोरस और एक होता है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस आप लोग देखते हैं कि माचिस की तीली में जो होती है वो लाल फास्फोरस होता है, वो उतना ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता है, जबकि श्वेत फास्फोरस जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। वह हवा के संपर्क में आने पर उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा पोटेशियम और फास्फोरस दोनों, इसलिए आंसर इसका होगा आंसर सी। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है। एक्सप्लेनेशन से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके साथ अन्य क्वेश्चंस को भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से यहाँ नहीं हो रहा है, दो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन से कई सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं यदि एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दें, इसलिए एक्सप्लेनेशन पर ज़रूर ध्यान देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। केरोसिन तेल, तो केरोसिन तेल में किसे हम डुबा कर रख सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ए तथा बी, मरकरी। तो देखिए हम बताए थे कि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होता है और इसको हम हवा में नहीं रख सकते हैं, ना पानी में रख सकते हैं। इसको यदि हमको रखना होगा तो किस में रखेंगे, केरोसिन तेल में डुबा करके। तो इसका उत्तर जवाब होगा ए तथा बी। सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। साधारणतः धातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, कोई भी धातु, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, ठीक है ना, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड कैसा गुण देगा, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय गुण देगा। कैसा गुण देगा, क्षारीय। तो यहाँ एक ध्यान देने की बात है, साधारणतः शब्द लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखें। सभी धातु नहीं, अधिकांशतः धातु जो होते हैं, अधिकांशतः धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सब जो है ना क्या होंगे, आपके क्षारीय होंगे। ठीक, साधारणतः धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। जब क्षारीय गुण होंगे तो आगे इसका लिटमस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए धातु के ऑक्साइड लाल लिटमस को क्या कर देता है, धातु का जो ऑक्साइड है वह लाल लिटमस को क्या कर देगा, ठीक है ना, तो धातु का ऑक्साइड लाल लिटमस, तो लाल लिटमस कहने का मतलब क्या कर देगा, यह देखिए ये धातु का ऑक्साइड यह क्या होता है, बेसिक, ठीक है, तो बेसिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बेसिक की प्रॉपर्टी होती है लाल लिटमस को वह क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा नीला कर देता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि धातु का ऑक्साइड, अभी मैंने आपको बताया कि वह जो होता है बेसिक गुण होता है और बेसिक प्रॉपर्टी होने के कारण से लाल लिटमस को क्या कर देगा, वह नीला कर देगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन धातु का ऑक्साइड उभयधर्मी गुण, अब देखिए धातु के ऑक्साइड का उभयधर्मी गुण कह रहा है। उभयधर्मी गुण कहने का मतलब इसमें दोनों गुण पाया जाता है। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों, एसिड वाला गुण और बेस वाला गुण दोनों, अम्ल तथा क्षार दोनों वाला गुण। तो ये किस में ऐसा होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अधिकांशतः धातु का ऑक्साइड। अब आपको देखिए कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड होते हैं जो उभयधर्मी गुण प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए वो कौन से, तो ऑप्शन है जिंक, एल्युमिनियम, बोथ दोनों, नीचे है पोटासियम। तो इसका सही जवाब होगा बोथ। जिंक का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड यह उभयधर्मी गुण होते हैं, यह अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय गुण
दोनों प्रदर्शित करते हैं। इस बात का ख्याल रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 8th नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए निम्नलिखित में से क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। अब क्रियाशीलता का सही क्रम है, देखिए यहाँ आपके बहुत सारे हैं, कॉपर, जिंक और आयरन। तो इसको सबसे पहले, इसको समझने से पहले, बनाने से पहले यह समझ लें कि कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है इस तीनों में। तो तीनों में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है जिंक, उसके बाद आता है स्थान आयरन, उसके बाद कॉपर का। तो वैसा वाला ही आप क्रम ढूंढे, जो सबसे पहले जिंक हो, उसके बाद आयरन हो, उसके बाद कॉपर हो। तो यह ऑप्शन आ रहा है इसमें, जिंक, आयरन और कॉपर। तो इसका उत्तर हो गया 9 का उत्तर सी। अब आगे बढ़िए, इनमें से गलत प्रतिक्रिया, ठीक है, गलत प्रतिक्रिया पूछ रहा है जो सही नहीं है। तो जो सही नहीं है प्रतिक्रिया अभी आपको बता दिए थे, ठीक है ना, कि कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो देखिए यह कॉपर सल्फेट है और इसके साथ जिंक है। तो इस बताइए कि कॉपर और जिंक में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? जिंक है। तो जिंक जब क्रियाशील है तो इससे रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, यह विस्थापन का नियम है। तो यह जिंक सल्फेट बन जाएगा और यह क्या हो जाएगा? कॉपर। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि यहाँ यह जो है ना, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके पिताजी आ गए, ठीक है, तो आप पिताजी को देखते हुए क्या करेंगे? आप कुर्सी को छोड़ेंगे, क्योंकि पापा ज़्यादा आपके लिए सम्मानजनक है, क्रियाशील धातु है वो ज़्यादा, तो छोड़ देंगे। आपको छोड़ना होगा, छोड़ के हट जाइएगा आप। इसीलिए याद रखिए कि जिंक जो है आपके पापा हैं और ये कॉपर आप हैं, ठीक है, तो ये आपको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये हट जाइएगा। उसी तरह से देखिए आयरन सल्फेट और जिंक, तो देखिए यहाँ भी देखिए अभी मैंने बताया कि आयरन और जिंक में जिंक ही सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। और क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और आयरन, यानी ये भी सही है। अब नेक्स्ट में देखते हैं जिंक सल्फेट और कॉपर। अब देखिए जिंक सल्फेट और कॉपर में कॉपर कम प्रतिक्रियाशील है, जिंक ज़्यादा है, तो कॉपर इसको नहीं हटा पाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लिखा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट और जिंक, यानी कहने का मतलब जो है कि यह गलत रिएक्शन और यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब नीचे भी चेक कर लेते हैं, देखिए कॉपर और आयरन, देखिए तो आयरन ज़्यादा क्रियाशील है, तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर। तो यानी सभी प्रतिक्रिया सही हैं, सिर्फ सी वाली प्रतिक्रिया जो है गलत है। समझ में आ गई आप लोगों को बात? फिर देखिए कौन सा अधातु तरल है, ठीक है, करा कौन सा अधातु तरल है, तो इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होता है जो कि तरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, कौन सा धातु तरल है? कमरे के तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए ये धातु की बात पर है कि कौन सा धातु। अधिकांशतः धातु क्या होते हैं? ठोस होते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे धातु होते हैं जो तरल होते हैं, उसमें से ढूंढना है। तो ब्रोमीन तो धातु है नहीं, मरकरी धातु है और यह तरल होता है, तो इसका उत्तर यही होगा। चलिए आगे भी चेक करते हैं, गंधक, चांदी, नहीं, ये सब नहीं होगा, ठीक है, मरकरी, इसका सही जवाब होगा मरकरी। पारा, ठीक है, कमरे के तापक्रम, ये बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर चलिए नेक्स्ट में, अब देखिए यह कह रहा है कौन सा धातु तनु HCl या तनु H2SO4 से प्रतिक्रिया नहीं करता है? तनु HCl, ठीक है ना, तनु HCl मतलब डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर। तो देखिए इस सबों में जो है ना, कॉपर जो होता है सबसे कम क्रियाशील होता है, इसका सही जवाब होगा कॉपर। तो इस बात को याद रखेंगे कि यह जो कॉपर जो होता है तनु HCl और तनु H2SO4 से प्रतिक्रिया नहीं करता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे आप चाहें तो यह याद कर सकते हैं, कॉपर के अलावा और वो कौन कौन से तत्व हैं जो तनु HCl और तनु H2SO4 से प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है। तो आपको याद रखना होगा सोना, ठीक है, प्लैटिनम, चांदी, ये सब जो है इससे प्रतिक्रिया नहीं करते। तो मैंने आपको 13 में इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करके 2-3 क्वेश्चन और आपको बता दिया कि कॉपर की जगह पे यहाँ पे सोना रहे या गोल्ड रहे या प्लैटिनम रहे, ठीक है ना, तो ये सब जो धातु होते हैं यह प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए जब कोई धातु साधारणतया तनु HCl या तनु
H2SO4 से प्रतिक्रिया करता है तो पॉप की ध्वनि निकालती है, पॉप की ध्वनि, पापा की ध्वनि नहीं, पॉप एक साउंड होता है। तो कौन सी गैस छोड़ती है? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। कोई धातु साधारणतः तनु HCl या तनु H2 से प्रतिक्रिया करता है तो पॉप की ध्वनि निकालते हुए जो गैस निकलती है उस गैस का नाम होता है हाइड्रोजन। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, धरती के परपटी पर किस धातु की अधिकता है? तो धरती के परपटी, धरती के अर्धक्रस्ट पे कौन सी धातु सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? लोहा, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। इसका सही जवाब होगा एल्युमिनियम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इन सबों में कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है? देखिए अब क्रियाशील धातु पूछा कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव है इस चारों में से? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन में से। तो देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सोडियम। ठीक है, सोडियम जो होता है सबसे क्रियाशील धातु होता है। यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया जाए बच्चों कि बताइए कि एक सोडियम है और एक पोटासियम है, ठीक है, यदि सोडियम की जगह पे पोटासियम रहता तब पूछता बताइए कौन क्रियाशील धातु हो, तब इसका उत्तर हो जाता पोटेशियम। क्यों? क्योंकि सोडियम का भी बाप है पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सोडियम दिया हुआ है इस सबों में, तो क्या होगा इसका आंसर? सोडियम। यदि सोडियम भी रहता और यहाँ मान लीजिए कि मैग्नीशियम की जगह यहाँ पे पोटेशियम रहता तब इसका सही जवाब हो जाता पोटेशियम। तो देखिए ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि किस तरह के आपको ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना होगा। आप एक्सप्लेनेशन यदि समझेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको यदि क्वेश्चन अभी आ भी जाएगा तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। सोडियम की जगह आपको पोटेशियम दे दे, मान लीजिए पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सोडियम की जगह आपको पोटेशियम दे, तो आप तो देखते ही सोडियम को टिक करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा ना। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि यदि सोडियम की जगह पोटेशियम रहेगा, यदि उसका बाप बैठा हुआ है तो बाप क्रियाशील धातु होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए किस अधातु में चमक पाई जाती है? देखिए भाई अधातु में तो चमक पाई ही नहीं जाती है, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद में एक है जिसमें चमक पाई जाती है। चमक मतलब लस्टर, लस्टर पाई जाती है, चमक इंग्लिश में बोलते हैं लस्टर। तो सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन, पोटेशियम। तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन। आयोडीन जो नमक में पाया जाता है आयोडीन। ठीक है, ये एक प्रकार की अधातु होती है, इसमें चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अब अम्लीय ऑक्साइड की बात हो रही है तो अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होता है? नन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय होता है। जितने भी मतलब साधारणतः जितने भी नन मेटल है, नन मेटल मतलब अधातु है, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। पहले देखिए कि कौन अधातु कौन कौन, देखिए कार्बन अधातु है तो ये उत्तर होगा। सोडियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, पोटेशियम धातु, यानी यह तीनों धातु हैं, तो यह तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यह होगा, इसका उत्तर सही जवाब होगा ये, क्योंकि यह कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, इसलिए सही जवाब होगा इसका ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस छोड़ती है? तो देखिए अब ये क्वेश्चन है एल्युमिनियम कोई मेटल। अब थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में देखा था, पढ़ा था कि कोई मेटल HCl और H2SO4 से प्रतिक्रिया कर रहा था। अब यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक प्रकार का बेस है या एक क्षार है। ठीक है, तो इससे प्रतिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस? तो ऐसी अवस्था में भी वह हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। तो देखिए चलिए ढूंढिए इसमें कोई हाइड्रोजन गैस है क्वेश्चन में, उत्तर में या नहीं। ऑप्शन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन, हाइड्रोजन, कोई भी गैस नहीं छोड़ते, नहीं। इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकालते। ठीक है, कोई भी मेटल जो है कोई भी नहीं, मतलब ये साधारण आपको ऐसा क्वेश्चन देगा इसमें कोई मेटल होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, अब देखिए सल्फर चूर्ण जब तनु HCl से, सल्फर ये सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल जब तनु HCl, नॉन मेटल किसी भी तनु HCl हो या तनु H2SO4 है, किसी से भी प्रतिक्रिया करेगा। नॉन मेटल साधारणतः जब किसी एसिड से प्रतिक्रिया करता है तो किसी भी प्रकार की गैस वह नहीं निकालती है। तो कहता है कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, कोई भी गैस नहीं निकलती। इसका सही जवाब होगा कोई भी गैस
नहीं निकलती है। ठीक है, फिर देखिए, कॉपर नमी युक्त हवा से प्रतिक्रिया कर एक आवरण का निर्माण कर देती है, वह क्या है? देखिए, इसका सही जवाब होगा जो आवरण का निर्माण करती है कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सुपर ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो देखिए, कॉपर आप लोग देखिएगा, कॉपर का बर्तन होगा, कुछ दिनों के बाद में क्या होता है कि वो हवा से प्रतिक्रिया करने के बाद वो एक हरे रंग का लेयर आपके कॉपर के बर्तन पे चढ़ जाता है। आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, आपके घर में यदि कॉपर का बर्तन हो, आप कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए तो उस पर देखिएगा कि हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। तो क्या वो एक प्रकार का जंग है? नहीं है, वो एक प्रकार का जंग नहीं है, वह एक प्रकार का क्या है, एक लेयर है। ठीक है, एक इनर्ट लेयर, अक्रिय लेयर होता है जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसे पीट पीट करके चादर या सीट बनाई जा सकती है? देखिए, पीट पीट करके चादर या सीट बनाए, तो इसमें ऑप्शन है सोना, जिंक, कॉपर, उपयुक्त सभी। तो देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखना है कि यहाँ यह भी मेटल है, यह भी मेटल है, यह भी मेटल। तो हमने पढ़ा है कि मेटल को पीट पीट करके उसकी हम लोग सीट बनाया जा सकता है। अभी हमने पता है मेटल जो होता है मेलिएबल होता है, उसको पीट पीट करके उसकी हम सीट बनाए जा सकते हैं। और ये सब जो मेटल दिया गया है, इस सब को हम लोग पीट पीट करके इसकी चादर बन सकती है। यानी इसका जवाब होगा सभी, उपयुक्त सभी, सभी को पीट पीट करके हम लोग चादर बना सकते हैं। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन 23, चाकू से काटा जाने वाला धातु। वाह, देखिए अब कह रहा है चाकू। अब ज़्यादातर धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे धातु होते हैं जो मुलायम होते हैं, हम चाकू से भी काट सकते हैं। आइए पता करते हैं वो कौन सा धातु। ऑप्शन दे रखा है लोहा, नहीं, लोहा को तो काट ही नहीं सकते चाकू से। सोडियम, पोटासियम, बी तथा सी। इसका सही जवाब होगा बी तथा सी। सोडियम और पोटासियम ऐसे धातु होते हैं, मुलायम धातु होते हैं, सॉफ्ट धातु होते हैं, उसको हम चाकू से आसानी से कट कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन असंगत है? चुने। असंगत मतलब कौन ऑड है? सोना, पोटेशियम, कार्बन और प्लेटिनम। बहुत ही आसान है। देखिए, सोना भी मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है, प्लेटिनम भी मेटल। यहाँ कार्बन जो है यह नॉन मेटल। तो सब में असंगत कौन सा होगा? ये कार्बन, यानी उत्तर हो जाएगा सी। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स, क्रायोलॉजिस्ट और निथोलॉजिस्ट। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा आपका ये न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब नहीं है, 25 तक ही है। तो आपको कैसा लगा बच्चों? ठीक है, इस तरह के सेट्स को आप लोग बनाएंगे, ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आए जा सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। आप इसी तरह के क्वेश्चंस का अध्ययन करें और हमसे जुड़े रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी बताएं, बेल आइकन दबा लें। ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद और धन्यवाद आप लोगों का।